हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 जून 2024 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी से सॉरी। देखो अभी मैं घर पर आया हुआ हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से वीडियो लेट आ रही है। तो आप लोग दिन में टाइम निकाल करके देख लिया करो। सुबह मैं नहीं दे पा रहा हूँ वीडियो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, आप जानते हो। तो अगले कुछ दिनों के लिए ये प्रक्रिया जारी रहेगी। असुविधा के लिए खेद है, ऐसा जियो वाले भी कहते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग बात करेंगे लास्ट डे के रिवीजन से। लास्ट डे का कुछ क्वेश्चंस, टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पढ़ा था कल, उसको 1 मिनट में रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया गया। G7 समिट इटली में हुई यहाँ पर 13 से 15 जून तक। और इसके अलावा तीसरे कार्यकाल के लिए पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम सरकार ने शुरू की है। और 2025 का पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप भारत मेजबानी करेगा। इसके अलावा 3 भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये टाइम मैगजीन की ग्लोबल 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। यूएफसी फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर के किसने इतिहास रचा है? तो पूजा तोमर ने इतिहास रचा है। लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज्जमान, ये दोस्तों बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बन गए हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल काले का हार्ट अटैक से निधन हो गया है न्यूयॉर्क में। इसके अलावा अभी सुहेलवा वन्य अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश का है, इसे उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनको डिटेल में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज उसका आपने 1 मिनट में रिवीजन किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो या फिर क्विज चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, एमजेटी ऐप डाउनलोड करो। वहीं पर सारी चीजें मिलेंगी, वहीं पर हमारे पेड कोर्सेज मिलेंगे, वहीं पर हमारी पेड ई बुक भी मिलेंगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश कौन बना? तो दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी वाला देश हो गया है दोस्तों लग्जमबर्ग। ना अमेरिका, ना यूके, ना इंडिया, ना चाइना, लग्जमबर्ग एक छोटा सा देश है। लग्जमबर्ग यूरोपियन कंट्री, अभी मैं दिखाता हूं आपको मैप में। ये विश्व की सर्वाधिक पर कैपिटा जीडीपी वाला है। पहले तो पर कैपिटा जीडीपी क्या है इसको समझो। जीडीपी जैसा कि आप जानते हो हम लोग पढ़ते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो ये तो किसी देश की बात होती है। लेकिन जब पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा जितनी भी सर्विस या जितनी भी सेवाओं का उत्पादन किया जाता हो, या कहें एक मोटे तौर पर एक व्यक्ति कितना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, उसकी इनकम कितनी है प्रति व्यक्ति की, ये बताती है पर कैपिटा जीडीपी। तो पर कैपिटा जीडीपी के मामले में लग्जमबर्ग टॉप पर है दुनिया में। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें दुनिया के रिचेस्ट ऐसे कंट्रीज के बारे में बात की गई। भाई असली रिचेस्ट तो यही है, जहां पर प्रति व्यक्ति रिच हो वही असली रिचेस्ट है। नहीं तो वैसे इकोनॉमी के मामले में देखा जाता है तो अमेरिका टॉप पर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दूसरे पर चाइना है, सबसे बड़ी इकोनॉमी। लेकिन क्या वहां पर सब अमीर हैं? क्या वहां पर सब बिलियनियर हैं, अरबपति हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर बहुत गरीब भी रहते हैं, बहुत अमीर भी रहते हैं। भारत भी ऐसा है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन क्या यहाँ पर सब अमीर हैं? नहीं। तो इसीलिए असली अमीर तो वही है जिसकी पर कैपिटा जीडीपी सबसे ज्यादा है। तो लग्जमबर्ग आज के टाइम पर असली में, रियल में रिचेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड बाई जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर सबसे ज्यादा है और बताया जाता है लगभग $1.5 लाख के आसपास में इनकी पर कैपिटा है। तो टॉप पर है लग्जमबर्ग, सेकंड पर आयरलैंड, थर्ड पर सिंगापुर, 10वें नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो यहाँ पर टॉप पर है अमेरिका। अमेरिका के आसपास भी कोई नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो 10वें नंबर पर है। भारत 129वें नंबर पर है इस लिस्ट में। सोचिए, ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी के मामले में 129वें नंबर पर हैं हम लोग। इसीलिए अभी हम लोग विकासशील की कैटेगरी में आते हैं और लक्ष्य है भारत सरकार का कि 2047 तक होंगे हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था। फिलहाल लग्जमबर्ग कहां पर है आइए दिखाते हैं आपको वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आना है आपको यूरोप में, क्योंकि ये एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोप में आइए, यूरोप में आपको जर्मनी और बेल्जियम के बीच में एक छोटा सा देश दिखेगा। ये बहुत ही छोटा सा देश है, ये है लग्जमबर्ग। देखिए कितना ज्यादा छोटा देश है। यहाँ पर आप देखो, तुलना करो, फ्रांस इतना बड़ा, जर्मनी इतना बड़ा, बेल्जियम इतना बड़ा और उसके मुकाबले छोटा सा लग्जमबर्ग। और अगर भारत को देखोगे तो यहाँ फ्रांस के मुकाबले देख लो भारत कितना बड़ा है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, ये कोने सा
इस कंट्री की पर कैपिटा जीडीपी आज के टाइम पर सबसे ज्यादा है। एक टाइम पर कतर वगैरह की हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो उत्तराखंड के कोसिया कुटोली का नाम बदल करके कैंची धाम रख दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में यह फैसला लिया, दो जगहों के नाम बदलने की घोषणा की। एक कोसिया कुटोली को रीनेम करके कैंची धाम किया गया और एक जोशीमठ को ज्योतिर्मठ किया गया है। एक्चुअल में ज्योतिर्मठ ये बहुत ही प्राचीन नाम है। जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी में जब यहाँ पर आए थे, तब जोशीमठ क्षेत्र को मूल रूप से वो ज्योतिर्मठ ही के रूप में विकसित किए थे और बाद में ये जोशीमठ हो गया। अपभ्रंश होता रहता है, आप जानते हो। तो जोशीमठ तहसील अब ज्योतिर्मठ के नाम से जानी जाएगी और कोसिया कुटोली तहसील अब ये कैची धाम के नाम से जानी जाएगी, श्री कैची धाम के नाम से। श्री कैची धाम आप जानते हो आजकल बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। ये वही जगह है, ये वही स्थान है, ये वही तीर्थ स्थल है जहां पर नीम करोली बाबा रहते हैं, है ना, रहते थे। मतलब यहाँ के बारे में बहुत सारी स्टोरीज आपको सोशल मीडिया वगैरह पर मिल ही जाएगी आज के टाइम पर। तो फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने दो ऐसे अपने क्षेत्र का नाम, दो तहसील है बेसिकली, कोई जिला तो नहीं है, दो तहसील हैं, चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं और एक नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है, दोनों का नाम बदलने की घोषणा की हुई है। जोशीमठ को दोस्तों बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार माना जाता है। आज के टाइम पर 4 धाम तीर्थ यात्रा भी चल रही है। उत्तराखंड आया है, उत्तराखंड के बारे में जानिए दोस्तों। ये 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से 13 जिले लेकर के, और वही 13 जिले आज के टाइम पर भी हैं, कोई एक्स्ट्रा जिला बढ़ा नहीं है अभी तक। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है और गैरसैंण इसकी समर कैपिटल बनाई गई है, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है। भीमताल, नैनी झील, नैनीताल, सप्तऋषि कुंड, सात ताल, माता ताल, राकस ताल, ये सभी यहाँ पर झीलें हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में जिम कॉर्बेट किया गया और अभी रिसेंटली नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसका नाम याद रखना, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आप बताओगे रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो रामगंगा नदी के किनारे बसा है, इसलिए नाम इसका रामगंगा नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क भी है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है। माना, नीति, लिपुलेख, 3 ये दर्रे हैं, प्रमुख दर्रा है, ध्यान रखना, माना, नीति, लिपुलेख। लिपुलेख दर्रे पर लेकर के अभी डिस्प्यूट भी था, लिपुलेख, काला पानी, लंपियाधुरा, मैंने इस पर बताया भी था वीडियो में। इस पर एक वीडियो भी दी गई थी, नेपाल और भारत के बीच में जो सीमा विवाद है। छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड से लोक नृत्य बहुत पूछे जाते हैं। 13 जिले यहाँ पर हैं। विधानसभा में 70 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। अभी चुनाव हुआ तो 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीती। राज्यसभा में यहाँ से 3 सीटें जाती है। अगला, हाल ही में अजीत डोभाल को उनके कौन से कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो अजीत डोभाल जी दोस्तों लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किए गए। इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो कार्यकाल तो पीएम मोदी के कार्यकाल तक रहेगा या फिर अगले आदेश तक रहेगा। ठीक है, तो ये भी लगातार तीसरी बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में अपने पद ग्रहण किए हुए हैं। पीएम मोदी के कोर टीम है कुछ, तो उस कोर टीम की ये हिस्सा है, एक प्रकार से समझ लो कि जहां जहां भी पीएम मोदी जाते हैं तो समझ लो कि इनको अपनी टीम में उस मकसद से लेकर रहते हैं। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस, काफी ज्यादा इनका अच्छा बैकग्राउंड रहा है, काफी अच्छा स्कोर कार्ड रहा है, इनका कह सकते हैं एक प्रकार से पोर्टफोलियो रहा है। ये जासूस भी रहे हैं, इसके अलावा आईबी के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं। इनके बारे में भी बहुत सारी स्टोरियां आपने सुनी होगी, पाकिस्तान में जाकर के 7 साल तक जासूस के रूप में मौलाना बन करके रहे थे। बहुत सारी चीजें हैं, इन्होंने भारत के लिए अद्वितीय योगदान भी दिया है अजीत डोभाल साहब। आगे यहाँ पर कुछ और प्रमुख नियुक्तियां हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी ज्योति विज को फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। समीर बंसल पीएनबी मेटलाइफ के एमडी और सीईओ बने हैं। इमैनुअल सोब्रान ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बने हैं। ऋषभ गांधी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ। जॉन स्लेवन अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष। गुरचरण सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए इसके कमांडेंट। नील मोहन को यूट्यूब का सीईओ नियुक्त किया गया है और ऋषभ गांधी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ। अगला, हाल ही में लॉन्च हुई आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स, इसके लेखक कौन हैं? तो
इसको लिखा है दोस्तों सिद्धार्थ मोंगा ने और आर अश्विन ने। चूंकि आत्मकथा है, आजकल जो खिलाड़ी होते हैं वो किसी एक राइटर की हेल्प लेकर के अपनी आत्मकथा लिखते हैं, तो कभी कंफ्यूजन में ये मत कह देना, केवल आर अश्विन लगाकर मत आ जाना। अगर सिद्धार्थ मोंगा ऑप्शन में है तो आप उपरोक्त तो दोनों लगाकर आना, ठीक है ना। क्योंकि आजकल बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं थोड़ा सा उसको सिनेमैटिक या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बुक बनाने के लिए किसी न किसी राइटर की हेल्प लेते हैं। तो सिद्धार्थ मोंगा और आर अश्विन मिल करके इनकी आत्मकथा लिखें। वैसे आत्मकथा खुद की कथा होती है, जनरली खुद लिखी जाती है, ठीक है। और जीवनी या फिर बायोग्राफी जो होती है वो दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये बुक का पूरा नाम है। आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, ये भारत के एक स्टार बॉलर हैं और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इनकी बुक प्रकाशित हुई है। अब पिछले दिनों में आए हुए कुछ और बुक और उनके जो लेखक है उनका नाम है यहाँ पर है, इसको आप रिवीजन कर लीजिए। जैसे अभी द विनर माइंडसेट नाम की बुक आई सेन वाटसन की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सेन वाटसन भी एक क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है, ये गोवा के गवर्नर हैं। जस्ट ए मर्सनरी, ये दुव्वरी सुब्बा राव ने लिखा है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। नाइफ, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, प्रोफेसर रमन मित्तल, डॉक्टर सीमा सिंह ने लिखा है। आई कैन कोच, सिद्धार्थ राजशेखर ने लिखा है। और सैम पित्रोदा की द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी आई है। देखो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, नाइफ सलमान रुश्दी के है, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती है। दुव्वरी सुब्बा राव की पुस्तक पूछी जा सकती है आपसे। इसके अलावा द विनर माइंडसेट और आई हैव द स्ट्रीट्स, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जहाँ जहाँ स्टार लगा है आपके। आगे एक और जरूरी बात, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक का फ्यूचर ऑफिसर सेल स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में मात्र 466 रुपए पे करके आप एमजेटी कूपन कोड यूज करके ये एसएससी सीजीएल का या सीएचएसएल का जो आने वाली वैकेंसीज हैं इनका आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। इनके मॉक टेस्ट वगैरह, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह और सेक्शनल जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके। और ऐसा नहीं है कि आप सीजीएल और सीएचएसएल के ही इसमें मॉक टेस्ट पाओगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सब के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और बेहतरीन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके एनालिसिस डिटेल सॉल्यूशन के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एमजेटी कूपन कोड यूज करना मत भूलना जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके। चलिए आगे, रूस और बेलारूस ने सामरिक परमाणु हथियारों पर केंद्रित संयुक्त अभ्यास के कौन से चरण की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में रूस और बेलारूस ने सामरिक परमाणु हथियारों पर अपने दूसरे चरण के अभ्यास की शुरुआत की है। ये परमाणु हथियारों पर अभ्यास है, इसीलिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए जा रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम पर मॉस्को क्या न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है यूक्रेन के खिलाफ, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। और व्लादिमीर पुतिन ने कई बार इनको धमकाया भी है कि ऐसा मत समझो कि हम लोग यूज करने से तनिक भी हिचकिचाएंगे, हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एक प्रकार से ना कहें कि यूक्रेन को उकसाया टाइप का जा रहा है। अभी G7 की मीटिंग हुई, G7 की समिट हुई, उसमें भी ये कहा गया कि यूक्रेन को $50 बिलियन दिया जाएगा, $50 अरब। अब सोचो, एक तरफ तुम बार बार पीछे बैग से सपोर्ट कर रहे हो कि जाओ भैया लड़े रहो, और उसके बाद दुनिया में घूम घूम करके फिर के कहते हो कि नहीं हम तो चाहते हैं शांति। तुम शांति चाहते ही नहीं हो, चाहते हो तो लड़ाने के लिए नहीं करते, शांति के लिए कुछ करते। फिलहाल रूस और बेलारूस आप जानते हो ये दोनों मित्र मुल्क हैं और इन्होंने परमाणु हथियारों पर केंद्रित संयुक्त अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया हुआ है यूक्रेन को और तेजी से एक प्रकार से जवाब देने के लिए। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुन्नियर काथू मुन्नियर कप्पोम योजना शुरू की? तो ये देखो नाम से ये स्पष्ट है, तमिलनाडु ने शुरू किया है इसको, मुख्यमंत्री मुन्नियर काथू मुन्नियर कप्पोम योजना। ये योजना बेसिकली मृदा बचाव के लिए है, मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए, मिट्टी में जो सुधार आना होता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बन सके, इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने इसे शुरू किया हुआ है। इसके तहत ये पहले चरण में 2024-25 में हरित खाद के बीज वितरित करेंगे किसानों को, और इसमें मिट्टी का संरक्षण, सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा से मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाया जाना, ये सब कार्य शामिल होंगे। कुल इस पर 206 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है इस योजना के तहत। तो हरित खाद के बीज वितरित करना इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो भारत का दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु। 38 जिले हैं यहाँ पर, चेन्नई इसकी राजधानी है। 234 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। एम.के. स्टालिन डीएमके पार्टी से सीएम है और आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। क्लियर है। गुइंडी नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अगला,
नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका नाम आपने बचपन में साइंस वगैरह में खूब पढ़ा होगा। N2O ये हंसाने वाली गैस है। इस गैस को सूंघने के बाद आदमी हंसता है, तो यही वो गैस है। इसके उत्सर्जन के मामले में भारत आ गया है दूसरे पर। सोचो, दूसरा सबसे ज्यादा उत्सर्जन हम लोग कर रहे हैं, फिर भी खुशहाली सूचकांक में 126वें नंबर पर आते हैं। ये मजाक की बात है। देखो, ये क्यों उत्सर्जन होता है, इसके पीछे का कारण समझो। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस तो है, लेकिन कारण इसके उत्पादन का रुलाने वाला है। क्या कारण है? ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस जो है ये इफेक्ट डालती है पर्यावरण को। इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा ये गर्म करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। उत्तर भारत दक्षिण भारत के राज्यों का तो उतना नहीं पता, उत्तर भारत के राज्यों में तो हालत खराब है बिल्कुल। 48 49 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं तापमान। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ऐसे में N2O जो है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका भी उत्सर्जन बढ़ गया है। अब आप कहोगे इसका उत्सर्जन हो कहाँ से रहा है? तो इसका उत्सर्जन हो रहा है दोस्तों खादों से। खाद जो रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं खेतों में, उन रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा से ज्यादा यूज की वजह से इसका उत्सर्जन होता है, और ये उत्सर्जन होकर के ग्रीन हाउस गैस का रूप लेती हैं, जो वातावरण को गर्म करती हैं। ऐसे में चाइना के बाद दूसरा नंबर भारत का है। चाइना देखो 16% ये उत्सर्जन करता है विश्व में अकेले, और भारत अकेले 11% उत्सर्जन करता है। तो ये मानव निर्मित उत्सर्जन है N2O का। तो हंसाने वाली गैस तो है ही, लेकिन इसका कारण बड़ा रुलाने वाला है उत्सर्जन का, और इसका भविष्य समझो रुलाने वाला है। ये डाटा जारी किया है अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल ने N2O उत्सर्जन का मूल्यांकन करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुरुआत किया है। ये मध्य प्रदेश के 8 जिलों में 8 शहरों में शुरू किया जाएगा एयर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो एयर टूरिज्म के जरिए मध्य प्रदेश के जिलों को कनेक्ट किया जाएगा। 8 शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो, इन सबको कनेक्ट किया जाएगा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा के तहत। तो प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा कहो या पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा को, भोपाल हवाई अड्डे से इसकी शुरुआत की गई मध्य प्रदेश के मोहन यादव की सरकार के द्वारा। दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बने हुए 6 महीने पूरे कर लिए हैं, और 6 महीने 13 जून को पूरे हुए, उसी अवसर पर इन्होंने शुरुआत की इसकी। अब मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश को भी देख लो। आज देखो 3 राज्य एक साथ आ गए, आज वीडियो लंबी भी जाएगी। मध्य प्रदेश आपको मध्य में यहाँ पर दिख रहा है, भोपाल राजधानी है, मोहन यादव बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है, मंगू भाई छगन भाई पटेल गवर्नर है। भोजताल, साकेत सागर, ये 2 प्रमुख झील यहाँ पर है, याद रखना, पूछा जाएगा। 55 जिले हैं, 230 विधानसभा में सीटें, 29 लोकसभा में सीटें हैं, और 29 की 29 अभी जीती बीजेपी ने। 11 सीटें यहाँ से राज्यसभा में जाती हैं। माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा किसली, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। मटकी नृत्य, कर्मा, तितली, तानसेन महोत्सव, ये प्रमुख लोक नृत्य और महोत्सव, ये भी ध्यान रखना। अगला, हाल ही में जारी विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी किस स्थान पर है? तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स पर। इसमें विशाखापत्तनम पोर्ट जो है भारत में टॉप पर रहा, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंकिंग रही 18वें स्थान पर। मजे की बात यह है, इसने मुंद्रा पोर्ट को इस बार पीछे कर दिया है विशाखापत्तनम पोर्ट ने। विशाखापत्तनम आप जानते हो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश का एक तटीय जिला है, शहर है। विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है, इसने विश्व बैंक की CPPI के टॉप 20 में अपनी जगह बनाई है और 18वां स्थान हासिल किया हुआ है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो ये कंटेनर आते हैं, जो माल लदे हुए कंटेनर आते हैं, इनका बेहतरीन मैनेजमेंट, इनका बेहतरीन तरीके से आवागमन, ये सब कौन कितना बेहतर तरीके से कर रहा है, इस पर एक इंडेक्स थी। ठीक है ना। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के गड्ढों के नाम किस राज्य के शहरों के नाम पर रखे गए? यहाँ गड्ढों का मतलब ऐसा गड्ढा मत समझना जो हमारे यहाँ सड़कों पर होता है, ये क्रेटर की बात की जा रही है। क्रेटर मतलब बड़े बड़े गड्ढे। तो बड़े बड़े जो गड्ढे हैं, क्रेटर जिन्हें कहा जाता है खगोलीय भाषा में। तो मंगल ग्रह के ऐसे 3 क्रेटर हैं जिनके नाम रखे गए हैं अभी हाल ही में, जिनमें से 2 क्रेटर को तो भारत के 2 राज्यों के शहरों के नाम पर रखे गए हैं, एक उत्तर प्रदेश के, एक बिहार के। तो उपरोक्त दोनों यहाँ पर ऑप्शन लगा दो। हालांकि 3 क्रेटर का भी नामकरण किया गया है, 2 उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों के नाम था, और एक भारत के महान फिजिसिस्ट रहे देवेंद्र लाल
इनके नाम पर है। ठीक है, तो ये 3 क्रिएटर के नाम क्या क्या है इनको हम लोग देख लेते हैं। और इन तीनों नाम को IAU के द्वारा यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ये घोषित भी कर दिया गया, मतलब अप्रूवल भी मिल गया है। तो एक का नाम तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के पूर्व निदेशक रहे प्रोफेसर देवेंद्र लाल जी के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम होगा लाल क्रेटर। और 2 का नाम भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार 2 राज्यों के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश की मुर्सन क्रेटर और शहर मुर्सन के नाम पर, और बिहार के हिल्सा नाम पर हिल्सा क्रेटर। तो ये 3 नाम होगा, ये बात ध्यान रखना, मतलब अपन लोग वहां पर भी जमीन कब्जाना शुरू कर चुके हैं। तो ये थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी देखो एलन मस्क वहां पहुंचने की कोशिश ही कर रहे हैं, हम लोग वहां नामकरण भी कराए। वहां एलन मस्क जब पहुंचेंगे सोचेंगे बताओ यहाँ बिहार वाले पहले पहुंच के बैठे। फिलहाल ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे आज के दिन से। अगर आपको ये साइंस की ई बुक लेनी है तो आप ले सकते हो, 120 पेजेस की ई बुक है, A4 साइज में है, आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। 1100 प्लस क्वेश्चंस इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के दिए गए हैं आपके रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशली। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, मात्र 75 रेट्स आपको पे करना है, QR कोड आपको वहीं पर भेजा जाएगा। इस ई बुक को आप अपना बना करके एक बार पढ़ करके देखिए, मजा आ जाएगा। लास्ट में आपको वन लाइनर रिवीजन भी दिया गया है जो आपके एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए बहुत कामगर साबित होगा। फिलहाल बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था 2002 में कानून एक पारित हुआ था जिसके तहत किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध माना गया, तो ऐसा 14 वर्ष से नीचे की उम्र के बच्चों के लिए किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर है, भारत 129वें स्थान पर है। भारत इसके अलावा आज के लिए आपका क्या क्वेश्चन है, असम की मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना जो आई, इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड की डिग्री में नामांकित छात्रों को कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस, लंबे लंबे क्वेश्चंस आज के पूछे जा रहे हैं, इनका आप आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। निम्न में से किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके भी हमें जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।